हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। आप देख रहे हैं इस यूनिवर्सिटी की पाठशाला में मॉड्यूल नंबर 5, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं लॉसेज इन ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, तो लॉसेज इन ट्रांसफार्मर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस वजह से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड होता है आपका एफिशिएंसी कैलकुलेशन का जितना भी क्वेश्चंस आता है वो सारा कुछ। ठीक है, तो ये भले ही एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही स्मॉल से लेक्चर में इसको हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अगर इसकी समझ प्रॉपरली डेवलप हो गई तो आप आगे चल के एफिशिएंसी कैलकुलेशन जो है उसको बहुत बढ़िया लेवल पे लेकर के जा सकते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो है वो आप इसके ऊपर फिर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर जो है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको इसका क्लासिफिकेशन जो है वो देखना होता है कि लॉसेस को कितनी कैटेगरी में आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए, लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर जो है इसको आप ऐसे 4 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। टोटल 4 टाइप के मेजर लॉसेस जो होते हैं ट्रांसफार्मर्स के भीतर होते हैं। दैट इज द कोर लॉस, कॉपर लॉस, स्ट्रे लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। ठीक, तो अब स्ट्रे लॉसेस और डाइलेक्ट्रिक लॉसेस जो है इनका फंडामेंटल जो है उस पर बाद में आएंगे, बहुत ज़्यादा ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए या किसी भी मशीन के लिए जो शुरुआती 2 लॉसेस मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, दैट इज द कोर लॉस एंड कॉपर लॉस, दे आर ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस। इनका इंपॉर्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों इनका इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा होता है? क्योंकि यही लॉस ऐसे होते हैं जो इसकी एफिशिएंसी को ड्रास्टिकली अफेक्ट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर जो है उसको ड्रास्टिकली अफेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और एफिशिएंसी पर इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। कैसे इनका रोल रहता है इसको समझते हैं हम लोग। तो ये 2 टाइप के लॉसेस के बारे में आपको पढ़ना है। स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्रॉम द कोर लॉसेस। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द कोर लॉसेस। व्हाट डू वी मीन बाय कोर लॉस? देखिए क्या होता है ये। अगर सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई ऐसा ट्रांसफार्मर है, इसका कोर जो है हम लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल का ही बनाया हुआ है। इसका कोर जो है किसी ना किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से हम लोगों ने बिल्डअप किया हुआ है। ठीक है, और ये जो फेरोमैग्नेटिक कोर है, यहाँ पर जो हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक कोर है, इसकी अपनी कुछ टेंडेंसीज है। अगर आपने इससे पहले का जो चैप्टर मैंने बताया था अगर उसको स्टडी किया होगा तो आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि ये जो फेरोमैग्नेटिक कोर का जो पार्ट है वो अलग अलग टाइप के लॉसेस को सब्जेक्ट होता है। जैसे कि जब जब हम इसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई जब प्रोवाइड करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर अलग अलग टाइप के लॉसेस क्रिएट होंगे। जैसे अगर ये हमारा प्राइमरी साइड है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सेकेंडरी साइड है, तो इस केस में इफ दिस इज आवर प्राइमरी साइड, यहाँ से हम सप्लाई करंट I1 दे रहे हैं, तो इतना तो बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग यहाँ से ऑल्टरनेटिंग सप्लाई दे रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग सप्लाई जो होती है दैट इज चेंजिंग इन नेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ वेरिंग नेचर की सप्लाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके सिस्टम में जो फ्लक्स का क्रिएशन होगा, दैट फ्लक्स फाई, ये भी कैसा हो जाता है, इसको भी हम लोग लिखते हैं ना फाई एम साइन ओमेगा टी के एक्सप्रेशन से। तो मतलब ये भी टाइम वेरिंग नेचर का हो जाएगा, साइनोसोडल नेचर का फ्लक्स जो है वो क्रिएट होने लग जाएगा। अगर ऐसा साइनोसोडल नेचर का टाइम वेरिंग फ्लक्स क्रिएट हो रहा है तो इससे क्या होगा? 2 टाइप की दिक्कतें हो सकती है। सबसे पहला कि एक तो आपके सिस्टम के अंदर क्या होगा कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंक्रीज हो रहा है, और चूंकि सप्लाई जो है वो लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। ठीक है, हर 20 मिलीसेकंड के अंदर आपकी सप्लाई जो है वो एक साइकिल पूरा कर लेती है, यानी कि हर 10 मिलीसेकंड के बाद सप्लाई जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करना शुरू कर देगी। 10 मिलीसेकंड्स यानी कि 50 हर्ट्ज को एक आइडियल कंडीशन लेके, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज लेते हुए मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं किसी एक साइकिल का तो इट विल बी 1/50 हर्ट्ज, दैट इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड्स, विच इज इक्वल टू कि 10-10 के 2 10-10 मिली सेकेंड के 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लो आप, तो आपको दिखेगा कि हमारी एसी साइकिल जो है, जिस एसी साइकिल की हम लोग बात कर रहे हैं, वो हर 10 मिली सेकेंड में अपनी आधी साइकिल पूरी करती है 10 मिली सेकेंड्स में। ठीक है, और इस पोर्शन को भी पूरा करने में इसको 10 मिली सेकेंड्स लगता है। तो इसका मतलब हर 10 मिली सेकेंड के बाद साइकिल जो है वो ऑल्टरनेट हो जा रही है, रिपीट हो जा रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यही सेम सिमेट्रिकल साइकिल इफ अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो रही है तो इससे दिक्कत ये होगा कि ड्यू टू द कंटिन्यूअस रिवर्सल ऑफ सप्लाई यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। हिस्टेरिसिस लॉसेस कैसे होने शुरू हो जाएंगे? तो हिस्टेरिसिस का फंडामेंटल मैंने आपको मैग्नेटिक सर्किट से बताया हुआ है, आप एक बार उसको क्विकली रिवाइज कर लीजिएगा। हिस्टेरिसिस का फंडामेंटल ये बोलता है कि अगर सपोज कर लो किसी मैग्नेटिक मटेरियल में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आप इंक्रीज करते हैं तो उसी के प्रोपोर्शन में बी जो है वो भी इंक्रीज होता है अप टू द सैचुरेशन ऑफ कोर। तो ये जो कोर है ये भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ कोर है, और एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसी के अंदर सैचुरेट होने की भी टेंडेंसी होती है। पैरामैग्नेटिक के केस में, डायमैग्नेटिक के केस में आपको कोई सैचुरेशन नहीं मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो मेजरली अगर इन तीनों में से कंपेयर किया जाए इन द टर्म्स ऑफ पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, सो ओनली द फेरोमैग्नेटिक वंस आर केपेबल ऑफ गेटिंग सैचुरेटेड। अब सैचुरेशन होना, इज इट अ क्वालिटी और अ प्रॉब्लम? तो सैचुरेशन होना इज अ इशू,
अगर आपका कोर सैचुरेट हो गया तो आप इसके आगे आप कितनी भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंक्रीज करते जाएं, जो फ्लक्स डेंसिटी है उसमें देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, तो सैचुरेशन ऑफ द कोर के बाद जब हम लोग इसको रिड्यूस करना शुरू करते हैं सप्लाई को, तो हमको दिखता है कि कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है, इवन व्हेन द सप्लाई करंट हैज बिकम जीरो, कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बची हुई है। ठीक, और इसी का लगातार रिवर्सल दोनों डायरेक्शन में हमको मिलता जाता है, और हमको समझ में आता है कि इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक जैसे ही सप्लाई रिवर्स होती है उसका कुछ हिस्सा कोअर्सिव फोर्स लगाने में चला जाता है। दैट कोअर्सिव फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू एलिमिनेट दिस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को हटाने के लिए कोअर्सिव फोर्स में एनर्जी वेस्ट हुई ना, तो इसी को हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं, जो कि किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होती है, किसके ऊपर बेस्ड रहती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवर्सल्स के ऊपर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डीसी सप्लाई पे कोई हिस्टेरेसिस नहीं होता। लेकिन दिक्कत यह है कि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे काम भी नहीं करता है, तो इस यहाँ तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि हम डीसी सप्लाई देके इसको रोक दें। बट हिस्टेरेसिस का होना जो है दैट इज फिक्स्ड, ये तो होगा यहाँ पर। तो कोर लॉसेस जो हैं, इसके अंदर दो टाइप के लॉसेस होते हैं। द कोर लॉसेस कैन बी अगेन क्लासिफाइड इन टू फॉर्म्स। पहला हो गया हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, एंड द सेकेंड वन इज द एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस कहां से हो जाएगा इसके अंदर, चलो उसको भी समझ लेते हैं। अगेन आप एक ऑल्टरनेटिंग सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि फ्लक्स जो है आपका टाइम वेरिंग नेचर का फ्लक्स जो है वो क्रिएट हो रहा है। इस वाइंडिंग के थ्रू जो आपने सप्लाई भेजी उसकी वजह से कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। कुछ ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, पहले तो देखिए फ्लक्स यहां से इंड्यूस होगा। ये इंड्यूस्ड फ्लक्स टाइम वेरिंग नेचर का है, और ये इस कोर से होते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक कर रहा है। तो ये जो फ्लक्स है, लेट इट बी फाई यू, इसको यूजफुल मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये यूजफुल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये टाइम वेरिंग नेचर का है, फाई एम साइन ओमेगा टी के हिसाब से ये वेरी कर रहा है लगातार। और ये वेरिंग नेचर का फ्लक्स जो है, अगर सपोज कर लीजिए कि आपके इस कोर के साथ लिंक कर रहा है, इस कोर के साथ, ये कोर किस चीज का बना हुआ है, कोर के बारे में मैंने आपको बताया कि इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, आयरन या उसके कोई सब डोमेन्स का कोई ऐसा मटेरियल होगा जो कंप्लीटली कोर को फॉर्म कर रहा है। ठीक, तो अगर एक फेरोमैग्नेटिक कोर है, मतलब मेटालिक कोर है, और मेटालिक कोर अगर है ये, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज इस मेटालिक कोर के साथ भी होगा। और जब ऐसा होगा तो फराडे का नियम जो है वो दोबारा से एक्शन में आएगा, मतलब फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगेन यहाँ पे अप्लाई होगा, जिसकी वजह से कुछ ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। अब ईएमएफ का इंडक्शन के जो है इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले भी, माइनस एन डी फाई बाई डी टी के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। तो एज पर द फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब आपकी टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स किसी एक स्टैटिक कोर के साथ अगर लिंक होती है तो ईएमएफ का इंड्यूस होना तय है। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी दैट विल बी अपोजिंग इन नेचर टू इट्स कॉज, जिसकी वजह से ये क्रिएट हुआ है उसको अपोज करेगा। किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, इस फ्लक्स की वजह से क्रिएट हुआ है। तो इस ईएमएफ से जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो भी इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। अगर वो भी अपोज करने की कोशिश करेगा तो आपकी मेन फ्लक्स जो है उसको अफेक्ट करेगा ना, उसको रिड्यूस करेगा। जो यहाँ की करंट है उसके अपोजिट एक्ट करेगा, और इसी से हमारे पास बनती है ऐसे सर्कुलेटिंग नेचर की करंट्स इसके सरफेस पर। इन्हीं करंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट्स। ये एडी करंट्स कौन सी करंट्स होती हैं, यही एडी करंट जो है दे आर द इंड्यूस्ड करंट विच हैव बीन इंड्यूस्ड ड्यू टू दैट ईएमएफ, जो इस कोर के साथ इस चेंजिंग नेचर की फ्लक्स के लिंक होने पर बना। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट आई। ये इंड्यूस्ड करंट जो है वो अपोजिंग नेचर की है, लेंज लॉ से हमको ये पता चलता है, जिससे कि एडी करंट जो है हमारे लिए एक लॉस का फैक्टर बन जाता है, ना कि गेन का। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास एडी करंट लॉस। ये दोनों के दोनों लॉसेस जो हैं, ये दोनों के दोनों लॉसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोथ आर नोन एज, सो बोथ आर नोन एज द फिक्स्ड लॉसेस, the fixed losses or constant losses। but why, क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों। एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस दोनों फिक्स्ड या कांस्टेंट लॉस क्यों कहे जाते हैं। देखिए, हिस्टेरेसिस लॉस के लिए जब आप लिखेंगे, अगेन फिर से मैं रेफरेंस आपको मैग्नेटिक सर्किट्स का दूंगा, वहां मैंने आपको बताया हुआ है इसको डिटेल में, इसको जरूर से एक बार फॉलो करिएगा। सपोज कर लीजिए हिस्टेरेसिस करंट लॉस के बारे में आपको लिखना है, इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे आप, इसको आप लिखेंगे KH इंटू BM टू द पावर n ईटा स्टेनमेट्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.67 या 2 भी रख सकते हो, अभी लेटेस्ट IEEE स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको 2 रखा जा सकता है, बट चलो हम लोग इसको आप जैसे बुक से पढ़ोगे तो आपको 1.67 का डेटा दिखेगा,
तो हम लोग इसको यहाँ से 1.67 ही लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो bm टू द पावर n इंटू एफ वी, इस फॉर्म में हम लोग किसको डिनोट कर सकते हैं? इस फॉर्म में हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस जो है उसके फैक्टर को डिनोट कर सकते हैं, पावर लॉस ड्यू टू हिस्टेरेसिस, ठीक है। सो व्हाट इज दिस के एच जो होता है, दिस इज हिस्टेरेसिस कांस्टेंट, हिस्टेरेसिस लॉस कांस्टेंट, ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस कांस्टेंट। बी एम जो लिखा हुआ है, दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, इट इज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और एफ हो गया आपके पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, और वी इज द वॉल्यूम ऑफ कोर, जिस कोर की आप बात कर रहे हो, मीटर क्यूब के फॉर्म में हम लोगों ने इसको वॉल्यूम ऑफ कोर के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो एफ इंटू वी वाले फॉर्म में आप इसको पूरा डिनोट कर सकते हो। तो हमको इस एक्सप्रेशन से ये देख के समझ में आता है कि जो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस होता है ना, पावर लॉस ड्यू टू हिस्टेरेसिस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आगे चल के मैं इन्हीं चीजों को आपको वी बाई एफ रेशियो से भी बताने वाला हूँ, बट अभी के लिए मैं आपको वी बाई एफ रेशियो नहीं बताऊंगा। थोड़ा सा आगे चलेंगे, एक स्टेप और आगे ओसीएससी टेस्ट वगैरह कंप्लीट करेंगे और थोड़ा सा इफेक्ट देखेंगे कि वी बाई एफ का रेशियो जो है वो इसमें क्या रोल प्ले करता है, इसकी वजह से कैसे हमको एडी करंट वाले केस में कैसे स्क्वायर के फॉर्म में, कब जो है एडी करंट लॉस जो है एफ के प्रोपोर्शनल रहता है, एफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहेगा, कब उससे इनवर्स के फॉर्म में दिखेगा, और दोनों कंडीशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी इतना समझते हैं हम लोग कि ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक। हम लोग लिख सकते हैं कि बी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ, या ऐसा लिखते हैं b इज इक्वल टू वी बाई एफ के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो v बाई एफ रेशियो हमारा कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। सो इसीलिए हमारा b का जो रेशियो है, b की जो वैल्यू है, ये भी यहाँ पे कांस्टेंट ही रहती है, इसकी वैल्यू भी वेरी नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी आपके सिस्टम पे फिक्स्ड है, वॉल्यूम जो है आपके पास वो फिक्स्ड है कोर का, तो ये पूरा का पूरा जो लॉस है इसका होना बिल्कुल फिक्स रहता है, इसकी वैल्यू में कोई वेरिएशन नहीं आता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो इसीलिए हम इसको फिक्स्ड लॉस भी बोलते हैं, दे आर फिक्स्ड लॉसेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। मशीन की कोर की जितनी वॉल्यूम आप रख देंगे, जितनी फ्रीक्वेंसी वहां पे अप्लाई करें, जितना मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, जितना हिस्टेरेसिस लॉस कांस्टेंट है, इसके हिसाब से इसमें से कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो वेरी कर जाएगी। वी बाई एफ रेशियो अगर आपके पास कांस्टेंट है तो ये सारा का सारा जितना भी कुछ है ये सब कुछ विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो एक ये चीज हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप एडी करंट लॉस की बात करते हो तो इसका भी एक्सप्रेशन देख लीजिए। इसका एक्सप्रेशन क्या लिखते हो आप? के ई इंटू, अब यहां पे भी देखिए मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का एक्सप्रेशन तो हम लोग लिखते हैं, बट किस फॉर्म में? यहां पे इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, इंटू एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। और वी के फॉर्म में भी लिखेंगे क्या बताइए? यहाँ पे वॉल्यूम को कंसिडर कर सकते हैं, उसको अगर आप हटा दें तो आप इस पूरे का कांस्टेंट के फॉर्म में एक्सप्रेशन ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या चीज है? टी मतलब क्या है? टेम्परेचर है कि थिकनेस है? टी स्टैंड्स फॉर द थिकनेस, टी इज फॉर थिकनेस। और बाकी एफ और बी और के जो है हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस कांस्टेंट है, दिस इज द एडी करंट लॉस कांस्टेंट। तो इतना समझ में आता है कि हमारे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड चाहे लोडेड हो या ओपन हो, इन बोथ द केसेस कोर तो रहेगा आपके पास, और अगर कोर है तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का ट्रांसफर तो होना है, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का ट्रांसफर होना है तो मैग्नेटिक लॉसेस भी होंगे इसके अंदर, मतलब पीई जो है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू एफ का स्क्वायर, ये भी मिलता है। तो दोनों कंडीशन पे आपको दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो अगर आप एसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी तो होना तय है, और अगर फ्रीक्वेंसी है मतलब चेंजिंग नेचर की फील्ड है तो ऑब्वियसली वहां पर डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ तो नहीं हो सकता, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का केस होगा, और अगर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का केस होगा तो आपके पास एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस दोनों होंगे। अब डायनामिक और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का केस मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया हुआ है इसी ट्रांसफार्मर मॉड्यूल के, ठीक है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस वजह से हमको ये समझ में आता है कि दोनों के दोनों लॉसेस एकदम फिक्स्ड लॉसेस है। तो क्या ये हर केस में होंगे? हर केस में होंगे सर। क्या ये सेकेंडरी के अनलोडेड होने पर भी हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे। सेकेंडरी अनलोडेड रखो उसके बावजूद ये लॉस होते रहेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा ट्रांसफार्मर का एक लॉस के बारे में बात। तो हमको समझ में आ गया कि एडी करंट लॉस है, हिस्टेरेसिस लॉस है, बोथ विल ऑकर। इनकी रेमेडी क्या क्या है वो भी हम लोग जानते हैं, क्या क्या रेमेडीज है। तो हम लोगों ने इसके बारे में भी मैग्नेटिक सर्किट्स में बात किया हुआ था। रेमेडीज फॉर फिक्स्ड लॉसेस,
है ना। तो हम लोगों ने इसके बारे में बात किया हुआ है ऑलरेडी। हम लोगों ने ये बोला हुआ है कि भाई अगर फिक्स लॉसेस में से एडी करंट और हिस्टेरेसिस में से मान लो हिस्टेरेसिस लॉस को कम करना है, किसको कम करना है, हिस्टेरेसिस लॉस को, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए, तो हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सिलिकॉन स्टील के जैसा कोई हाई ग्रेड कोर मटेरियल यूज करेंगे। सिलिकॉन स्टील के जैसा कोई हाई ग्रेड कोर मटेरियल यूज करेंगे जिसकी सैचुरेशन बहुत देर से आए और जिसके अंदर की रिटेंटिविटी का पार्ट जो है दैट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। ठीक है, सो दैट कि इसके अंदर रिटेंटिविटी शुड बी मिनिमम। ठीक है, रिटेंटिविटी शुड बी मिनिमम। पढ़े हुए थे रिटेंटिविटी और कोअर्सिव फोर्स के बारे में, तो जितनी कम रिटेंटिविटी होगी उसको दूर करने के लिए उतना कम मात्रा में कोअर्सिव फोर्स लगेगा, और कोअर्सिव फोर्स जो है वो हमारे सप्लाई से ही खर्च हो रहा है। तो अगर आप उसको कोअर्सिव फोर्स कम लगाए हैं, उसमें आपको कम कोअर्सिव फोर्स लगाने की जरूरत पड़े, बिकॉज दैट इज जस्ट अ वेस्टेज ना, कि ऑलरेडी एक डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है, वो फोर्स हमारी सप्लाई से ही माइनस हो रहा है। तो अगर वो कोअर्सिव फोर्स कम लगाना पड़े तो एनर्जी का लॉस तो वहां पे कम हो जाएगा। इस रिवर्सल्स को ओवरकम करने का जो लॉस है, अच्छा ये रिवर्सल का फंडामेंटल मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि डोमेन्स कैसे अलाइन होती रहती हैं, तो इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है इनके बीच में, जिसकी वजह से हिस्टेरेसिस होना शुरू हो जाता है, बी जो है वो एच से लैग करने लग जाता है। एक बार उस सेक्शन को, उस लेक्चर को जरूर से देखिएगा आप लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब टॉपिक्स को समझने के लिए। तो हिस्टेरेसिस के केस में हमको समझ में आ गया कि सिलिकॉन स्टील का हम लोग यूज करते हैं हाई ग्रेड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हाई ग्रेड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जितना अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा म्यू आर की वैल्यू बढ़िया होगी, म्यू आर हाई होगा, रिटेंटिविटी जो है उसके अंदर का लो होगा, और कोअर्सिव फोर्स जो है दैट शुड आल्सो बी लो। ये तीन कंडीशंस जरूर से लिखिएगा अगर थियोरेटिकली पूछता है तो इतना कुछ होने की वजह से आप हिस्टेरेसिस को कम कर सकते हैं। देन व्हाट अबाउट द एडी करंट, सेकंड केस इज फॉर एडी करंट। इसके लिए क्या रेमेडी है, एडी करंट्स, इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी सिलिकॉन स्टील की जो शीट हम लोगों ने लगाई है, इसी सिलिकॉन स्टील का जो हम लोग कंडक्टर यहाँ बना रहे हैं, मतलब कोर सेक्शन जो बना रहे हैं, इस कोर को हमको पता है एडी करंट लॉस वाला जो फैक्टर है उसमें स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वेरिएशन होता है, और इसकी थिकनेस भी इंपॉर्टेंस रखती है। तो हम क्या करेंगे, कोर की थिकनेस को कम कर देंगे। कैसे कम करेंगे, उसको पतले पतले शीट्स के फॉर्म में डिवाइड कर देंगे, कि मटेरियल तो वही रहेगा सिलिकॉन स्टील हाई ग्रेड का, बट एक थिक कोर सेक्शन बनाने से बेटर है कि हम लोग बहुत सारे पतले पतले कोर्स को डिजाइन कर दें, उनको फिजिकली लैमिनेट कर दें। लैमिनेट करने से फायदा ये होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी समझिएगा, आर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, रो एल बाई ए ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो जब मैं कोर की एरिया को कम कर दूंगा तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। सोचिएगा, कोर की एरिया को कम कर रहा हूं उसको पतले शीट में डिवाइड करके, तो आर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड आप किस लॉस को कम करना चाह रहे हैं, आप एडी करंट को कम करना चाह रहे हैं। व्हाट इज करंट, एडी करंट भी तो एक करंट है ना, एंड वी नो दैट आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो करंट क्या होगा। इसी वजह से हमको एडी करंट लॉसेस में हमारा मेन फोकस ये होता है कि हमको रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देना है। कौन सा रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक रेजिस्टेंस। मैग्नेटिक रेजिस्टेंस को हम रिलक्टेंस बोलते हैं, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हमको चाहिए कि मैग्नेटिक कंडक्शन अच्छा होता रहे, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की क्या जरूरत है इस कोर में। आपको कोर के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो नहीं चाहिए होता है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो आपको इस वाइंडिंग्स में चाहिए होता है। तो कोर को क्यों इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करवाना, कोर को इलेक्ट्रिकली जितना न्यूट्रल रहेगा उतना आपके लिए फायदा रहेगा। तो कोर में तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ना ही हो तो बेटर है ना, मैग्नेटिक कंडक्शन होना चाहिए। इट शुड बी अ गुड मैग्नेटिक मटेरियल का कोर, तो वो हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं बाय डिवाइडिंग इट इनटू वेरियस नंबर ऑफ थिन शीट्स विच आर फिजिकली लैमिनेटेड सो दैट दे कैन बी इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से इंसुलेटेड रखने के लिए फिजिकली इन सभी सेक्शंस को, पतले पतले शीट्स को लैमिनेट करेंगे, फिर उसके बाद उसको मिला के अगेन वी विल फॉर्म अ थिक कोर। बट नाउ द डिफरेंस इज दैट पिछले केस में क्या था कि एक सॉलिड कोर था, क्रॉस सेक्शन एरिया जो थी वो बहुत ह्यूज थी, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होने की वजह से आर की वैल्यू लो थी, और आर कम होने की वजह से आई की वैल्यू वाज हाई, एडी करंट ज्यादा बन रहा था। इस बार ठीक उल्टा कर दिया हम लोगों ने, अब कोर को थिन कर दिया हम लोगों ने, पतले शीट्स में डिवाइड किया, तो जिससे कि क्या हो गया, हमको हायर रेजिस्टेंस मिल रहा है, एडी करंट का क्रिएशन कम हो गया। तो ये दिस इज द दूसरा इफेक्ट, दिस इज द सेकंड इफेक्ट। ठीक है, दिस इज द सेकंड इफेक्ट। एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए क्या किया हम लोगों ने, थिन लैमिनेटेड शीट्स,
थिन लैमिनेटेड शीट्स ऑफ सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील आर यूज्ड। चलिए शॉर्ट में इन दोनों चीजों को हम लोगों ने लिख लिया। तो हमको पता चल गया कि जो हमारा एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस है दे आर द फिक्स्ड लॉस। नाउ व्हाट अबाउट द वेरिएबल लॉसेस। अब वेरिएबल लॉस क्या है यहाँ पे, तो अगले पॉइंट पे हम लोग लिखते हैं अबाउट द वेरिएबल लॉस। ठीक है, तो ये दो लॉसेस तो हो ही गए, अब आ गए वेरिएबल लॉसेस। द वेरिएबल लॉसेस और ऑल्सो नोन एज द कॉपर लॉस। कॉपर लॉस वर्ड हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो जितनी भी वाइंडिंग प्रोवाइड करेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर वो कॉपर वाइंडिंग रहेगी। अगर आपने एल्यूमिनियम वाइंडिंग प्रोवाइड किया तो इसका नाम बदल के एल्यूमिनियम लॉस कर दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट इसको हम लोग वेरिएबल लॉसेस बोलते हैं। वेरिएबल लॉस क्यों बोलते हैं इसको, वेरिएबल लॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर का आपने ये डायग्राम देखा होगा, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, तो आपको ये चीज क्लियर होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग का इफेक्ट है वो लोड के ऊपर डिपेंड करेगा। कितनी करंट जाएगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय द लोड। चलो देखते हैं इस चीज को। लेट अस सपोज ये ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम है। ठीक है, एल वी साइड हो गया, इधर एच वी साइड बना देते हैं और इसको ओपन छोड़ देते हैं ऐसे ही। यहाँ पर हमारे पास कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट एंड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट जो है दोनों को ड्रॉ करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स है भाई। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास वाइंडिंग 1, दिस इज आवर सेकेंड वाइंडिंग। ठीक है, ऐसा कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग की कुछ रेजिस्टेंस है, लेट इट बी R1। यहाँ पे कुछ इंडक्टेंस है जिसकी रिएक्टेंस है XL1। यहाँ से हम लोग सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इस जगह पे हमारे पास वर्किंग कंपोनेंट है IW या RC लिख सकते हो आप, कोर लॉस कंपोनेंट, और यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है जिसको कि XM से डिनोट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये नो लोड प्राइमरी करंट है मेरे पास, यहाँ से I1 करंट आ रही है। इसके बारे में मैंने आपको बता चुका है कि ये I2 डैश है, जो अगर यहाँ सेकेंडरी जो है हमारा कनेक्टेड है तो उस कंडीशन में ये जो I2 क्रिएट करेगा, इसको अपोज करने के लिए I2 की वजह से कुछ फ्लक्स क्रिएट होगी जो हमारे मेन फ्लक्स को अपोज करेगी, तो उसे काउंटर करने के लिए हमारे पास यहाँ से I2 डैश जो है वो क्रिएट होगा इस जगह पे। ठीक है, EMF जो है उसका एक्सप्रेशन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से E1 सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी साइड, ऐसे ही सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन द EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी साइड। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N1, इधर नंबर ऑफ टर्न्स N2। सेकेंडरी साइड पे क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे फिर से वाइंडिंग रेजिस्टेंस है R2, फिर से रिएक्टेंस है XL2, एंड देन हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल है जहाँ या तो हम लोड लगाएंगे या तो लोड नहीं कनेक्ट करेंगे, बोथ द केसेस आर पॉसिबल। तो अब ये जो I0 करंट आ रही है मेरे पास, इसका भी दो कंपोनेंट है, IW वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट या कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है I म्यू विच इज नथिंग बट द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो है इस करंट I0 का। ठीक है, अब देखिए कॉपर लॉस कैसे एग्जिस्टेंस में आ रहा है। कॉपर लॉस किसकी वजह से होगा, वाइंडिंग के होने वाले रेजिस्टेंस की वजह से होगा। कॉपर हम वर्ड जो यूज कर रहे हैं दैट बेसिकली बिलोंग्स टू द वाइंडिंग, जो आप वाइंडिंग क्रिएट किए उसके अंदर होने वाले रेजिस्टेंस की वजह से कॉपर लॉस होना चाहिए। तो कॉपर लॉस जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, कॉपर लॉस की वजह से हीट डिसिपेशन होगा, और हीट डिसिपेशन के लिए हम लोग जानते हैं कि बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे एज I² RT। इसको एक्सप्रेस करेंगे हम लोग एज H इज इक्वल टू I² RT। हीट डिसिपेशन जो है इसको जूल्स के फॉर्म में बताएंगे ना हम लोग I² RT के हिसाब से। तो हमको जो कॉपर लॉस अभी देखना है, अभी लॉस को पावर के फॉर्म में देखना है ना कि जूल्स में। ठीक है, उसको एनर्जी के फॉर्म में नहीं, उसको अभी पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, तो ये टाइम से मत मल्टीप्लाई करिए इसको। तो हम लोग बोलेंगे पावर लॉस ड्यू टू कॉपर साइड या कॉपर सेक्शन इज गिवन एज I² R। ठीक है, इसका मेन जो फंडामेंटल आया वो कहां से आया था, वो तो जूल्स लॉ से आया था, लेकिन टी का जो मल्टीप्लिकेशन कर रहा था मैं, उससे ये एनर्जी के फॉर्म में दिख रहा था, और मुझे एनर्जी के फॉर्म में नहीं पावर के फॉर्म में एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक, तो मैं पावर के फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन बना दिया I² R। बट अगेन क्या वाइंडिंग एक ही है क्या पूरे ट्रांसफार्मर के भीतर, तो आप बोलेंगे सर वाइंडिंग तो दो है, एक प्राइमरी साइड पे एक सेकेंडरी साइड पे, तो क्या सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग से लॉस जो होगा वो भी हर समय दिखेगा। देखिए आपको कॉपर लॉस नॉर्मली कैसा दिखना चाहिए, ये होना चाहिए I1² R1 प्लस I2 का स्क्वायर इंटू R2।
ठीक है, ये वाला फैक्टर ऐसा होना चाहिए, ये नॉर्मली ऐसा इतना लॉस होना चाहिए, बट क्या ये हर समय होगा? क्या हर समय तो नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि अगर सेकेंडरी साइड ओपन छोड़ दूंगा तो क्या बताइए कोई सेकेंडरी करंट जाएगी? मैंने यहाँ पे लिखा है I2 का स्क्वायर इंटू R2। इज इट पॉसिबल कि हर केस में I2 करंट जाएगी ही जाएगी? जरूरी नहीं है ना। आपने कंडीशन पढ़ा हुआ है ना, ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड कंडीशन। अगर ये नो लोड पर है तो कहाँ से सेकेंडरी करंट जाएगी? देयर विल बी नो सेकेंडरी करंट। अगर कोई सेकेंडरी करंट नहीं है तो आपके कॉपर लॉस की वैल्यू तो वेरी हो गई। आपकी कॉपर लॉस की वैल्यू जो है इसमें लिखेंगे आप इन केस ऑफ सेकेंडरी ओपन सर्किट, तो हमको मिलेगा कॉपर लॉस इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1। बस इतना ही। अच्छा, इन केस ऑफ सेकेंडरी साइड लोडेड, सपोज कर लीजिए इन केस, दूसरा कंडीशन लेते हैं, ऑफ सेकेंडरी साइड लोडेड। अभी किस टाइप का लोड है उसके बारे में हमको पता नहीं, ये एक्टिव मतलब ये लैगिंग पावर फैक्टर लोड है कि लीडिंग पावर फैक्टर लोड है, अभी ये क्लियर नहीं, किसी भी टाइप का है बट लोडेड है, तो उस कंडीशन में I2 करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो फिर आपका कॉपर लॉस जो है वो कैसा हो जाएगा? इट विल बी I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। बट क्या जरूरी है क्या कि सेकेंडरी हमेशा अपने रेटेड लेवल तक लोडेड होगा? इज इट नेसेसरी एनीवेयर कि सेकेंडरी जो है वो हमेशा अपने फुल लोड पे रहेगा, जितना उसका फुल लोड कैपेसिटी है पूरे से लोड कर देंगे? क्या ये कहीं पे कंपलसरी है क्या? तो सर आप ये भी कंपलसरी नहीं हो सकता है कि इसकी फुल लोड कैपेसिटी कुछ और होगी, हम इसको हाफ फुल लोड से जो है वो किए हुए हैं, लोडिंग किए हुए हैं सेकेंडरी पे। ये तो डिपेंड करेगा कि आपने लोड कितना लगा के रखा हुआ है ना, उस हिसाब से यहाँ पर जो है लॉसेस का फैक्टर जो है वो आपको दिखाई देगा। तो ये तो डिपेंड करेगा ना कि लोड कितना लगा हुआ है, ये हर समय थोड़ी ना फिक्स रहेगा, ये फिक्स हो ही कैसे सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमेशा फिक्स रहे। तो इसका मतलब ये है कि आप जब कॉपर लॉस की जब बात करोगे, ये देखिए, since it is not fixed that the secondary side will always be loaded by its full load। तो फिर क्या ज़रूरी है कि हमेशा करंट भी जो जाएगी वो भी फुल लोड करंट जाएगी? वो भी तो नेसेसरी नहीं है ना। हाफ फुल लोड लोडिंग होगा तो करंट भी आपको उसी हिसाब से मिलेगी। तो इसके लिए एक आप फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे सपोज कर लीजिए I1 आपकी फुल लोड करंट, मान लीजिए हम लोग ये लिखते हैं कि I1 जो है हमारा, इफ I1 इज द फुल लोड करंट ऑफ प्राइमरी, तो प्राइमरी से वैसी करंट ड्रॉ भी होगा जैसा होगा जितना जिस टाइप का लोड होगा। और I2 जो है दिस इज फुल लोड करंट ऑफ सेकेंडरी साइड एंड दिस इज ऑफ प्राइमरी साइड। ठीक है, इस टाइप का हो गया। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन हम लोग बनाते हैं किस हिसाब से बनाते हैं? कॉपर लॉस ड्यू टू फुल लोड इज गिवन एज I1 एट फुल लोड का स्क्वायर इंटू R1 प्लस I2 एट फुल लोड का स्क्वायर इंटू R2। ये एक्सप्रेशन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बैठता है, फिट। तो मतलब ये आपके I1 और I2 की वैल्यू फुल लोड के हिसाब से रहेगी, उस हिसाब से आप PCU फुल लोड जो है वो बताओगे। तो इसका जो फैक्टर है हमेशा लोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको आप लिखने के लिए एक जनरलाइज एक्सप्रेशन से ऐसा लिख सकते हो, PCU ऑफ x जो है यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग जो है उसको बताएगा कि लोडिंग का फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पर कितना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, PCU इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। आगे चल के एफिशिएंसी के फॉर्मूले में बार बार ये x का डेटा आएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन रहता है कि ट्रांसफार्मर जो है आपका फुल लोड पे ऑपरेट हो रहा है या हाफ फुल लोड पे ऑपरेट हो रहा है, 3/4 ऑफ फुल लोड पे, कभी परसेंटेज में दे देगा कभी कभी आपको। तो ये वैल्यू का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट इज दिस x? इसीलिए ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज आप इसी टॉपिक के अंदर सीखते हैं। सो आप लिखेंगे हियर x इज द फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग। ये लोडिंग का फ्रैक्शन बताएगा आपको। फ्रैक्शन मतलब जो फुल लोड का जो कंडीशन है उसके तुलना में अभी क्या कंडीशन चल रहा है, ये वो आपको बताएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग किसके फॉर्म में शो करेंगे? करंट के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है,
ये बताएगा आपको कि फुल लोड के रिस्पेक्ट में अभी कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो इसको आप ऐसा शो कर सकते हैं, यू कैन से कि हियर एक्स विल बी इक्वल टू आई अपॉन आई फुल लोड, आई अपॉन आई फुल लोड, कि अभी प्रेजेंट कंडीशन का करंट विथ रिस्पेक्ट टू कि फुल लोड पर कितना करंट है ये। ठीक, तो अगर सपोज कर लीजिए कि अगर आई आपका फुल लोड करंट नहीं है, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में देता है कि आई इज एट हाफ फुल लोड, हाफ ऑफ फुल लोड, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देन यू विल पुट x इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसके लिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा कि आपको एग्जाम में क्या सवाल में बोला हुआ है। क्वेश्चन में कभी कभी बोलेगा 3/4 ऑफ फुल लोड जो है वो करंट फ्लो हो रही है उसके अंदर, तो आपको यहाँ x की वैल्यू में 3/4 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, कभी आपको देगा 1/3 जो है ऑफ द फुल लोड वो करंट फ्लो हो रही है, तो आपको x की जगह पे 1/3 पुट करना होगा। एफिशिएंसी जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको x की वैल्यू का कैलकुलेशन जो है वो समझ में आ गया होगा एकदम प्रॉपर वे में। तो फाइनली जो हम लोग लॉसेस निकालते हैं वो क्या क्या होल्ड करता है अपने साथ, तो फाइनल एक्सप्रेशन में आपको मैं बता दूं कि जो लॉसेस हम लोग लिखेंगे कैलकुलेट करने में, उसको हम लोग लिखेंगे पी आई प्लस पी सी यू, टोटल लॉसेज इन द ट्रांसफॉर्मर आर गिवन इन दिस फॉर्म। तो ये वाला जो फैक्टर होता है दिस रिप्रेजेंट्स द आयरन लॉस। आयरन लॉस वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, कोर लॉस, आयरन लॉस, मैग्नेटिक लॉस या मैग्नेटाइजिंग लॉस भी इसी को बोलते हैं, फिक्स्ड लॉसेस तो बोलते ही हैं इसको, कांस्टेंट लॉसेस जो बोलते ही हैं, ये सारा नाम इसका होता है। आयरन लॉस वर्ड इसलिए क्योंकि इनिशियली जब ट्रांसफॉर्मर्स जब यूज होते थे ना, तो उसके अंदर जो कोर बनाया जाता था दैट यूज टू बी प्योरली ऑफ आयरन, तो इसी वजह से आयरन के अंदर लॉस हो रहा है इसलिए आयरन लॉस इसको बोलते हैं। टेक्निकली इसको आप कांस्टेंट लॉस बोल सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि आप हर समय आयरन का ही कोर यूज करो ना, तो जरूरी नहीं कि आप आयरन लॉस वर्ड यूज करें, ठीक। तो दिस इज द आयरन लॉस, दिस इज ऑल्सो नोन एज द फिक्स्ड लॉस। फिक्स्ड लॉस का कंपोनेंट ये हो गया, और ये क्या हो गया, दिस वन इज द कॉपर लॉस, दिस इज द कॉपर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग। तो अब आपको पता है कि ये कंडीशनल है, इसको क्यों मैं आपको शुरुआत में वेरिएबल लॉस बताया था, अब आपको ये कंडीशन पता है कि ये फिक्स्ड क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमेशा डिपेंड कर रहा है कि सेकेंडरी साइड की लोडिंग किस टाइप की है। अगर मैं 1/3 लोडिंग कर दूंगा तो इसकी वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। मैं अगर फुल लोड लोडिंग कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू अलग रहेगी, तो ये हर बार इस फैक्टर के हिसाब से इसकी वैल्यूज में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर के अंदर का कंबाइंड लॉस, टोटली इसको इस फॉर्म में हम लोग बताते हैं। अब पी आई को आप फिर से दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो कि इसको पी एच हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस के फॉर्म में आप ब्रेक कर दीजिए, और कॉपर लॉस जो है उस पर डिपेंड करेगा कि वाइंडिंग का क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप वो एक्सप्रेशन लिखिएगा। तो ऐसे लॉस के फैक्टर्स होते हैं पूरे। अगली क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा तो इसके आगे का टॉपिक आपको दो टेस्ट के बारे में बताऊंगा, SCOC टेस्ट के बारे में हम लोग फटाफट से पढ़ेंगे, और फिर सीधे एफिशिएंसी कैलकुलेशन पे आएंगे। एफिशिएंसी कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और वहां तक पहुंचने के लिए ही ये सारा कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ सके, आपको इक्विवेलेंट्स का जो डिटेल है वो प्रॉपर समझ में आ जाए कि ये इक्विवेलेंट जो हम लोग बार बार ड्रॉ कर लेते हैं इसको कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। इसी के लिए स्टार्टिंग का टॉपिक भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आई होप एकदम मस्त से आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी नोट्स आपको ड्राइव पर मिल जाएगी, ड्राइव की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो रेगुलर आपके लिए कंटेंट जो है वो प्रॉपर आता रहेगा, मस्त से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर स्टॉप करता हूँ, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट सेशन पे। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।